दिव्या, जिसके नाम में ही उजाला था, वह लड़की जो बात करते करते हाथों में आसमान नाप ले, जो चलते चलते हुए भी ठहरना भूल जाए, जिसकी हंसी किसी खाली कमरे को भी जिंदा कर दे। दिव्या बहुत ही चंचल थी, वह इतनी कि लोग कहते ये लड़की कभी गंभीर नहीं हो सकती। उसे दुनिया से डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप ही साफ हो जाते हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दुनिया नीयत से नहीं, नज़र से देखती है। कॉलेज में भी वह सबकी दोस्त थी, चाहे वह लड़का हो या लड़की, हर कोई उसकी ओर खिंचता चला जाता था। यहाँ तक कि टीचर और कॉलेज में जो साफ सफाई करते थे, वह भी उसे जानते थे। वह हंस हंस कर हर किसी से बात करती और उनकी मदद करती और बिना सोचे हाँ कर देती। यही हाँ धीरे धीरे लोगों को हक लगने लगी। कोई रास्ते में खड़ा हो जाता, कोई हाथ बढ़ा देता और कोई हंसी को इशारा समझ लेता, और यही हंसी मजाक अब उसके परेशानी का कारण बन गई थी। वह जहाँ भी चलती, कोई भी उसके रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता था, लेकिन यही हंसी और चंचलता उसके लिए अभिशाप बन गई। दिव्या की कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो गई थी, नौकरी की तलाश में थी और कई जगह इंटरव्यू देती रहती थी और एक जगह उसका सिलेक्शन हो जाता है। वह ऑफिस जाने लगती है और ऑफिस में पूरी ईमानदारी से अपना काम करती। हर कोई उसे पसंद करता। वह अपने को कम से कम लोगों से बात करती और जितना भी काम उसको दिया जाता पूरी ईमानदारी से करती। वह किसी को भी अपने नज़दीक आने नहीं देती थी। अब उसने लोगों से अपनी दूरी बना रखी थी। अब वह अपने को एक लिमिट में बांध चुकी थी। अब वह न किसी से ज़्यादा बात करती और न किसी को अपने करीब आने देती, जिसके कारण लोग उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन जिस ऑफिस में वह काम करती थी, उसका बॉस, जिसका नाम रोहित था, ऑफिस की लिफ्ट में घुसता है और जैसे ही बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही दिव्या लिफ्ट में घुसने लगती है। लेकिन अपने बॉस को देखकर वह बाहर निकल जाती है। यह देखकर रोहित सोचता है कि मेरे चेहरे में कुछ लगा हुआ है या मेरी ड्रेस में कोई कमी है, जिसे देखकर वह लड़की भाग गई। लेकिन जब वह अपने ऑफिस में पहुंचता है तो अपने मैनेजर से कहता है कि क्या मेरे मुंह में कुछ लगा हुआ है या आज मैं परफेक्ट नहीं लग रहा हूँ। यह देखकर मैनेजर उससे कहता है, नहीं सर, आप तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, आप में तो कोई कमी नहीं दिख रही है। तो वह लड़की मुझे देखकर क्यों भाग गई। तब मैनेजर कहता है कि कौन सी लड़की। तो रोहित कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वह अपने ऑफिस की ही लग रही थी। वह अपने कमरे का पर्दा खींचकर चारों तरफ निगाहें घुमाता है और एक कोने में वही लड़की उसे बैठी दिखाई देती है। तो वह अपने मैनेजर से हाथ से इशारा करके बताता है कि यह वही लड़की है। तो
जब मैनेजर उस लड़की को देखता है तो कहता है कि अरे सर, ये तो दिव्या है। यह इसका तो नेचर ही ऐसा है। वह बहुत कम बोलती है और किसी से नज़दीकी पसंद नहीं करती। वह हर किसी से दूर दूर रहना पसंद करती है। वह तो ऐसे ही है, वह किसी को अपने पास आने नहीं देती, लेकिन बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। यह सुनकर रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। एक दिन रोहित किसी काम के सिलसिले से ऑफिस के बाहर जा रहा था। तभी सामने से दिव्या उसे देख लेती है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है, वह नीचे गिर जाती है। तभी रोहित उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो वह अपने हाथ के इशारे से उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद उठ जाऊंगी। मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रोहित को गुस्सा आता है और वह मन में सोचता है कि यह तो बहुत घमंडी लड़की है, लेकिन वह उसकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस करता है, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। एक दिन छुट्टी का दिन था। दिव्या अपनी चाची के घर के साथ घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है। जब दिव्या यह देखती है तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। जब डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि इन्हें बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका नाम कैंसर है। यह सुनकर दिव्या के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी चाची को इतनी भयानक बीमारी हो गई है। तब वह डॉक्टर से कहती है कि सर, इसका इलाज संभव है कि नहीं। तो डॉक्टर उससे कहता है कि अभी आपकी चाची को पहले स्टेज का कैंसर है, जिसका इलाज संभव है। चिंता की कोई बात नहीं है, इसका इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। दिव्या डॉक्टर से पूछती है कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह कहता है लगभग 5 लाख की। यह सुनकर वह परेशान हो जाती है, लेकिन हर हालत में वह अपनी चाची को बचाना चाहती है, क्योंकि उसके अलावा उसका कोई सहारा नहीं था, जिसके कारण वह उन्हें हर हालत में बचाना चाहती थी। वह सोचती है कि मैं किससे मदद लूं, क्योंकि इस शहर में तो मुझे कोई भी नहीं जानता है जिससे मैं मदद ले सकूं। फिर उसे अपने बॉस का ख्याल आता है। वह सोचती है कि मैं अपने बॉस से जाकर कुछ 5 लाख रुपए उधार ले लेती हूँ और फिर उन्हें धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा दूँगी। यह सोचकर वह ऑफिस की ओर निकल जाती है। जब वह ऑफिस पहुंचती है तो वहां के गार्ड से कहती है कि सर अंदर हैं कि नहीं। तो गार्ड कहता है कि हाँ सर अंदर हैं। जब वह ऑफिस में पहुंचती है तो अपने बॉस को सारी बातें बताती है और कहती है कि मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। अगर आप मुझे उधार दे देते हैं तो मैं दिन रात बहुत मेहनत करके आपका सारा उधार चुका दूंगी। लेकिन रोहित उससे कहता है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको पहले मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर वह चुप हो जाती है। पहले तो
इनकार करती है, लेकिन कोई और रास्ता समझ न आने पर वह शादी के लिए राजी हो जाती है। ये सुनकर रोहित खुश हो जाता है और मन ही मन कहता है कि अब मैं इस लड़की का घमंड तोड़ूंगा और इसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी अपने पैरों के नीचे दबा दूंगा। यह सोचकर वह खुश होने लगता है और कुछ घंटों के बाद दोनों की एक मंदिर में शादी हो जाती है। जब शादी संपन्न हो जाती है तो दिव्या रोहित से कहती है कि अब आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, जिससे मैं अपनी चाची के कैंसर का इलाज शुरू कर सकूं। तो वह उसके साथ हॉस्पिटल जाता है और उसकी चाची के इलाज के लिए जितना भी पैसा खर्च होता है सारा जमा कर देता है और उसके बाद वह उसकी चाची के कमरे में जाता है जहां वह भर्ती होती हैं और उनसे कहता है कि आपकी ये बेटी पहले से ही इतनी घमंडी थी कि अब हो गई है। यह सुनकर चाची के होठों पर मुस्कान आती है और वह कहती है कि आपको दिव्या के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, जिसके कारण आपने एक गलतफहमी पाल रखी है। दिव्या का स्वभाव पहले बहुत अलग था। वह एक ऐसी लड़की थी जो कि बहुत हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। वह सबसे मिलकर रहने वाली लड़की थी, लेकिन एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसके अपने ही चाचा ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला और उसकी यह चंचलता और हंसी कहीं दब गई। अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाती। यह सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके अंदर दिव्या के प्रति उसका जो नज़रिया था वो बदलने लगता है। वह सोचता है कि मैंने दिव्या को समझने में बहुत बड़ी गलती की। मैं तो उसे एक घमंडी और अकड़ू लड़की समझता था, लेकिन उसने अपने दिल में इतने गहरे दर्द को छिपा रखा है, जिसके कारण वह ऐसी हो गई है। समय बीतने के साथ दिव्या ने थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू किया। उसने अपनी टूटी हंसी फिर से तलाशनी शुरू की। एक दिन वह रोहित से बस इतना कह पाई, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं। रोहित ने जवाब में कोई सवाल नहीं किया, बस उसका हाथ थाम लिया। उसी पल दिव्या को एहसास हुआ कि यह रिश्ता मजबूरी से शुरू होकर भरोसे में बदल चुका है। रोहित को भी धीरे धीरे समझ आया कि उसने दिव्या को बहुत ही गलत समझा है। उसने दिव्या को गलत समझा था। वह घमंडी नहीं, बल्कि हालात ने उसे सतर्क बना दिया है। उसने तय किया कि अब वह इस रिश्ते को पूरी जिम्मेदारी से निभाएगा। उसने दिव्या को कभी कमज़ोर नहीं समझा, बल्कि उसकी ताकत की कद्र की। दिव्या ने पहली बार महसूस किया कि किसी का प्यार उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जैसे वह है वैसे ही स्वीकार कर रहा है। इस तरह दो अजनबी जो हालात के चलते एक हुए थे, एक दूसरे की ज़रूरत बनने लगे। दिव्या की खामोशी को अब रोहित का भरोसा मिला और रोहित की शक्ति को दिव्या की संवेदनशीलता मिली। उनकी कहानी कोई परिकथा नहीं थी,
बल्कि एक सच्चाई थी जहाँ टूटे हुए लोग एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े हुए। अंत में यह रिश्ता इस बात का सबूत बन गया कि प्यार शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे दिल में जगह बनाता है और इंसान को फिर से जीना सिखाता है।